दोस्तों, आप सभी का विवेक सबकी शिक्षा चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। खास तौर पर क्लास 10th के बच्चे जो हिंदी जिनको कठिन लगती है या उनको ये समझ में नहीं आता कि सिलेबस इतना है तो तैयारी कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो जो आपके सिलेबस में है, पैटर्न के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको ग्रामर के साथ साथ चैप्टर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। जिसमें से आज का टॉपिक मैंने लिया है काव्य। काव्य के भेद, काव्य की परिभाषा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे। तो देखिए, काव्य की परिभाषा से सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो बनता है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। ये आपको लाइन दे दी जाएगी, परिभाषा दे दी जाएगी और ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार से, और पूछ दिया जाएगा कि ऑप्शन में कि किसकी परिभाषा, किसकी डेफिनेशन है, कौन है इसके विद्वान। तो आपको ये याद रखना है। और आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए, या दूसरा क्वेश्चन बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए। तो आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार आपको मालूम है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। ओके, ये समझ में आया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो जो उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावनाओं में लीन कर दे, वह काव्य कहलाता है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले परिभाषा, ओके। आपको आचार्य विश्वनाथ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दो में से एक विद्वान के अनुसार आपको काव्य की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर काव्य के 2 पक्ष होते हैं जो आपके लिए मोस्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो भाव कहाँ, अंदर रहते, तो ये आंतरिक कहलाएंगे। और कला पक्ष, कला कब दिखाई देती है, जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे तब कला। तो कला पक्ष बाह्य पक्ष होता है। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मुख्य रूप से काव्य के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है ना। दृश्य का मतलब जो दिखाई दे, और श्रव्य का मतलब जो सुनाई दे। ओके, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि दृश्य काव्य क्या कहलाता है और श्रव्य काव्य। तो देखिए, यदि जिसको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। श्रव्य काव्य जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे आप रामचरितमानस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दृश्य काव्य क्या कहलाता है, दृश्य काव्य है वह काव्य है जिस गद्य या पद्यमयी रचना का आनंद देखकर, सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। आप एग्जाम्पल में आप जो चंद्रगुप्त नाटक है या देवी चंद्रगुप्तम, इस प्रकार के नाटक आप दृश्य काव्य के उदाहरण में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो श्रव्य काव्य, अब श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और प्रबंध और मुक्तक काव्य। ठीक है ना। तो प्रबंध काव्य के भी 3 भेद होते हैं। फिर प्रबंध काव्य के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, महाकाव्य, खंड काव्य और गीत काव्य। जैसे आप आख्यान गीत वगैरह आप ने पढ़ा होगा। मुक्तक काव्य, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। गेय मुक्तक का मतलब जिसे आप गा सकें, पाठ मुक्तक का मतलब जिसे आप पढ़ सकें, सुर के साथ भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। अब आते हैं दृश्य काव्य में। दृश्य काव्य में मैंने रूपक और रूपक लिखा है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है अभी 10th क्लास के लिए। आपको इतना याद रखना है कि दृश्य काव्य के अंदर नाटक, एकांकी, गीत, नाट्य आते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके। ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया कि श्रव्य काव्य के भेद पूछ सकता है, प्रबंध काव्य में कितने भेद होते ये, और यहाँ पे नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक और एकांकी, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक, महाकाव्य और खंड काव्य में इनकी अलग अलग परिभाषाएं या अंतर इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे मिलते हैं।